अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज टॉपिक हमारा है फ्लिपिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने आगे चलना है, आगे हमने जाना है, आपने समझना है। आपने क्या समझना है? देखो, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। हमने पढ़ा था कि किसी एटम का न्यूक्लियस जो होता है ना, वो एक छेनी न्यूक्लियस मैग्नेट का काम करता है। ठीक है, कैसे करता है हमें पता था, हमने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि जिस तरह इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है इस तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी स्पिनिंग करता है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि कैसे एक छोटे से मैग्नेट का काम करता है। तो हमने पढ़ा था कि जिन एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन नंबर में हो तो वो एनएमआर इनएक्टिव होते हो तो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जिन जिन एटम्स के न्यूक्लियाई में या प्रोटॉन ऑड नंबर में हो या न्यूट्रॉन ऑड नंबर में हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम ऑड नंबर में हो, तब जाके वो टेनी न्यूक्लियस मैग्नेट का काम करता है। कैसे करता है ये पहले वाला लेक्चर है। फिर से मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो टॉपिक है वो आसानी इसमें रहे। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि कैसे वो करेगा, क्यों उनके वहाँ पर या तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे या प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे या प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। अगर ऑड नंबर में हो तब जाके वहाँ पर दो स्पिन स्टेट्स बनते हैं। ठीक है, कितने स्टेट्स बनते हैं? दो स्पिन स्टेट्स बनते हैं, हाफ एंड प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। वो आज थोड़ा सा और वाजे हो जाएगा इस टॉपिक में, इस लेक्चर में वाजे हो जाएगा। तो चलो, फ्लिपिंग क्या होता है आपने इस चीज़ को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपने समझना है। इसके बाद जो एनएमआर का एक और लेक्चर मैं करूँगा और फिर आप लोगों को जितनी भी फिर ऑर्गेनिक में जाइए, ऑर्गेनिक में अब जाइए, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ प्रोटॉन का करते हैं। तो आपके सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आज वाला टॉपिक जितने तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको भेज दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं टॉपिक कर रहा हूँ ये वाला नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ईटा के लिहाज जो एनएमडी कैट के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसके बाद मैं करूँगा। एक ही लेक्चर में इसका लेंथ बनता था तो इसलिए मैंने दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप लोगों ने आज समझना है। कैसे समझना है? मैंने क्या लिखा है? इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द प्रोटॉन हैव सेम एनर्जी। अभी देखो, कोई एटम है जिसके ये उसका न्यूक्लियस है, ये उनके शेल्स है। मैं ये नहीं कहने वाला हूँ, मैं कहने वाला कुछ इस तरह हो कि यहाँ पर जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन होते हैं, मैं प्रोटॉनों का जिक्र करता हो। ठीक है, ऑड नंबर की मैं बात करता हो। जब ऑड नंबर में प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो या दोनों का सम ऑड नंबर में हो, तब ये प्रोटॉन जो होते हैं ये दो स्पिन स्टेट्स इनके बनते हैं। लेकिन जब कोई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो इन दोनों का मतलब ये कैसे होता है? ये प्रोटॉन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर प्लस हाफ हो एंड माइनस हाफ हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ इस तरह हरकत करते हैं, इस तरह स्पिनिंग करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, और कुछ एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज को मैं इस तरह जाहिर करूँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसे आप लोगों के समझाने के लिए ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, तो एक प्रोटॉन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम प्लस से जाहिर करते हैं। किस चीज़ से? प्लस हाफ से। यानी हाफ इसका स्पिनिंग क्लॉकवाइज होता है। उस प्रोटॉन का जो मैं कहता हूँ कि वो ऑड नंबर में जो हो तो एक प्रोटॉन तो ज़्यादा होगा ना फिर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव जो होता है ना, ये जो घूमता रहता है ना क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह हाफ इसका स्पिनिंग क्लॉकवाइज होगा और हाफ इसका स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे कि ये है, हाफ इस ऐसे गो में फिरेगा और हाफ ऐसे गो में फिरेगा। ठीक है,
लेकिन इन दोनों का एनर्जी स्टेट बिल्कुल एक जैसा है, एक जितना है, बिल्कुल, जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ओके, मैंने क्या कहा, कोई मसला है नहीं, बाहर से कुछ चीज आया नहीं है, तो एक इस तरफ घूमता है, दूसरा इस तरफ घूमता है, दोनों का एनर्जी एक जितना है। आसान सी बात है ना, दोनों का एनर्जी एक जितना है। आपने ये पॉइंट समझना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने समझना जरूर है, मस्ट आपने समझना है, वरना तुम्हें मसला हो जाएगा, फिर आगे तुम्हें कुछ इसका समझ नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, जब ऑड नंबर में है, प्रोटॉन ज़्यादा है, अब ये प्रोटॉन जो होता है ये इसके दो स्पिन स्टेट्स बनते हैं, ठीक है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ हो, क्लॉकवाइज वाले का प्लस को से जाहिर करे, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस से जाहिर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिस तरह भी जाहिर करना चाहते हैं जाहिर करें, लेकिन जनरली हम क्लॉकवाइज को प्लस और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस से जाहिर करते हैं। तो दोनों का एनर्जी स्टेट्स, जो दोनों का स्पिन स्टेट्स है, भी दोनों का एनर्जी एक जितना है, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। कैसे होगा ना, अगर मैं ऐसे घूमूं या मैं ऐसे घूमूं तो कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक जितना एनर्जी है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया, उन लोगों ने किया था, मैं तुम्हें बताने वाला हूं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं, उनके काम को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। उन्होंने क्या किया, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया। अब देखो, ये जो तुमने अप्लाई किया है, नॉर्थ एंड साउथ का मैं अगर नाम दो तो इसका भी अपना स्पिन स्टेट तो होगा ना, इसका भी तो होगा ना। अब अगर ये देखो, ये जो तुम्हारा ये जो प्लस हाफ स्पिन स्टेट है, ये ऐसा घूमे फिरेगा, ये अब अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरह घूमता है, इस तरह घूमता है, ये मैंने अप्लाइड फील्ड देखो, अप्लाइड फील्ड इस तरह घूमता रहता है और ये भी इस तरह घूमता रहता है, ठीक है। देखो अप्लाइड फील्ड, ये जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसा घूमे फिरेगा, ऐसा क्लॉकवाइज, और ये भी ऐसा करेगा, तो ये अलाइंड होगा, दोनों एक ही सिमत में हरकत कर देता है। दोनों जो होते हैं ना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और न्यूक्लियस, प्रोटॉन का स्पिन एक ही सिमत में होगा, तो अलाइन होगा। अब अलाइन जो होगा ना, एनर्जी कम पड़ेगा, इसका एनर्जी कम हो जाएगा। मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर ये जो है ये स्पिन है, ये वैसे ये लाइन आपको जो नजर आता है, ये एक ही प्रोटॉन का दो स्पिन स्टेट्स है, लेकिन दोनों का एनर्जी एक जितना है, तो यहां पर मैंने तो शो नहीं किया है, ठीक है। तो नो फील्ड, जब कोई फील्ड नहीं है तो दोनों का एनर्जी एक जितना है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने कुछ इस तरह के मैंने अप्लाइड फील्ड अप्लाई किया, तो अगर प्रोटॉन का स्पिन अप्लाइड फील्ड के अलाइन होगा तो तब जाके एनर्जी कम होगा, तब जाके एनर्जी, इसका एनर्जी अब कम पड़ेगा, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एनर्जी है, यहां पर ये जो आपको शो करता है, ये नीचे से ऊपर की जानिब हमें एनर्जी शो करता है, ठीक है। तो इसका एनर्जी अब क्या होने वाला है, कम होने वाला है, कम हो गया, ठीक है। और ये जो है इसका इस स्टेट का एनर्जी, अब ये क्या करेगा, अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह घूमता रहता है, इस तरह घूमता, क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन दूसरे जो मैंने कहा था कि प्रोटॉन का हाफ स्पिन स्टेट जो होता है, एक तो इस तरह था, ठीक है, वो तो क्लॉकवाइज बन गया। अभी एंटी क्लॉकवाइज में क्या, एंटी क्लॉकवाइज ये इस तरह घूमता है, ये इस तरह जाएगा। अब प्रोटॉन का स्पिन इस तरह है और तुम्हारे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्टेट इस तरह, स्पिन स्टेट इस तरह है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोज करेगा, एक ऐसा घूमेगा, दूसरा ऐसा घूमेगा, तो क्या बनेगा, दोनों का आपस में टकराव आएगा, तो एनर्जी स्टेट बनेगा। एनर्जी का जो एनर्जी स्टेट जो है वो बढ़ेगा, ऊपर उठेगा, इसका जो नॉर्मल एनर्जी है उससे भी ऊपर उठेगा, उसको हम माइनस हाफ से जाहिर करते हैं। दो स्टेट बन गए, कितने स्टेट्स बन गए, दो स्टेट, अपर एनर्जी स्टेट एंड लोअर एनर्जी स्टेट। जो
फील्ड के अलाइन हो रहा था, अप्लाइड फील्ड के अलाइन जो स्पिन स्टेट अलाइन फील्ड के अलाइन हो रहा था उसका एनर्जी कम पड़ेगा, और जो स्पिन स्टेट के नॉन अलाइन आ रहा था तो उसका एनर्जी ज़्यादा बनेगा। इसमें शक की कोई बात नहीं है, ऐसा होना चाहिए। आपको उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ का समझ आया होगा। मैंने क्या कहा, जब कोई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो दोनों स्टेट का जो क्लॉकवाइज प्रोटॉन घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, दोनों का एनर्जी एक जितना है। लेकिन जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया तो दो स्टेट्स बनने चाहिए। एक ये होगा कि एक अप्लाइड फील्ड के प्रोटॉन का जो स्पिन होगा अप्लाइड फील्ड के अलाइन बनेगा तो उसका एनर्जी कम पड़ेगा, और दूसरा ऐसा होगा कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूमेगा और जो तुम्हारा प्रोटॉन का स्पिन स्टेट है, स्पिनिंग है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ दोनों का टकराव आएगा। जब टकराव आएगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो इस तरह है, ठीक है। दोनों का एनर्जी गैप कितना है, दोनों का एनर्जी गैप ये है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा भी है। In the absence of applied magnetic field, the proton have same energy, but when an external magnetic field is applied, two energy states are produced, upper and lower energy state. That is plus half and minus half. ये आप लोगों ने पढ़ा। When the spin of proton are aligned, जब aligned हो the applied field, its energy will be lowered, but when the applied magnetic field is non-aligned, higher spin state will produce, जैसे कि वो है, which is known as, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फ्लिपिंग कहते हैं। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम फ्लिपिंग कहते हैं। फ्लिपिंग का समझ आया होगा कि नहीं आया होगा। अब सोचिए, अब आगे क्या होने वाला है। आगे कुछ इस तरह होने वाला है, रेडियो वेव की एनर्जी बड़ी कम होती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसका फ्रीक्वेंसी सब बहुत ज़्यादा कम होगी। तो जब फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका एनर्जी भी कम है, तो बड़ा कम एनर्जी वाला रेडिएशन जब आके यहां पर टकराएगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। मेरे साथ आया करो, ठीक है, मिस नहीं करना है। बहुत आसान है, लेकिन आपने इस पॉइंट को समझना है वरना आगे मसला रहेगा। अब देखो, ये मैंने कहा था कि रेडियो वेव्स का जो उसका एनर्जी है ना, वो बहुत कम होगी, ठीक है। अब ये जो स्टेट है इसका एनर्जी तो ज़्यादा है, ये स्टेट जो है इस स्टेट का एनर्जी कम है, इस स्टेट का एनर्जी कम है। क्या करेगा अभी, जब ये क्या करेगा कि इसके बराबर हो, तो जब रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके क्या कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इस तरह अगर ये बनाओ, ठीक है, जब इस स्टेट पर पड़ता है, ऊपर वाले स्टेट पर नहीं पड़ेगा। समझने की कोशिश करो, ये जो लोअर एनर्जी स्टेट है जो अलाइन हो रहा था, उस स्टेट पर एनर्जी पड़ेगा। कौन सा एनर्जी, रेडियो वेव वाला, जिसका फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव में होगा, जिसका वेव लेंथ रेडियो रीजन में हो, ऐसा हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अब जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर उठेगा। अब ये एब्जॉर्ब करेगा, इस लो एनर्जी स्टेट अपर एनर्जी स्टेट के बराबरी के लिए कितना एनर्जी चाहिएगा, कितना एनर्जी चाहिएगा कि रेडियो रीजन से एब्जॉर्ब करके इस स्टेट में पहुंचे। तो जितना आप लोगों का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपको पीक देगा, वो आपको क्या देगा, वो आपको पीक देगा। और पीक ऑफ ऑब्जर्व कर सकेंगे। आगे जाके आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप ये पढ़े कि रेडियो वेव रीजन के कौन सा स्पिन स्टेट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो लोअर एनर्जी स्टेट है, जो अलाइंड हो रहा था, वो एब्जॉर्ब करके ऊपर के बराबर होगा। अब देखो, ये डेल ई डिफेंड करेगा, ये डेल ई जो है ये डिफेंड करेगा किस चीज पर, एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर डिफेंड करेगा कि आपने एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग लगाया था,
कितना स्ट्रॉन्ग आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अगर ज्यादा लगाए तो ये गैप ज्यादा आएगा, तो अब ज्यादा एनर्जी दरकार होगी इसके एब्जॉर्प्शन के लिए ताकि ऊपर उठे उसके बराबर हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईटा के लिए, ठीक है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट इसका होगा। तो मैंने क्या लिखा, अब फील्ड में तो कुछ नहीं था, जब अप्लाइड फील्ड हुआ तो दो स्टेट्स बन गए, लोअर एंड हायर। ये लोअर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ऊपर स्टेट के बराबर के लिए, तो लोअर अप फील्ड एंड लोअर फील्ड, डाउन फील्ड। दिस इज कॉल्ड अप फील्ड एंड दिस वाज कॉल्ड डाउन फील्ड। लेकिन ये जो फील्ड ये जो है ये लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट, हायर एनर्जी स्पिन स्टेट। इस केस में नहीं, जब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा उसके बराबर होगा तो अप फील्ड एंड डाउन फील्ड हम कह सकते हैं। वैसे इस चीज के लिए अप फील्ड एंड डाउन फील्ड हम नहीं कहते हैं। द लोअर एनर्जी स्टेट विल एब्जॉर्ब द रेडिएशन इन रेडियो वेव रीजन टू गो टू द अपर एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो है ये एक्साइटेड स्टेट है, इसके लिए ये वैसे एक्साइटेड स्टेट है नहीं, लेकिन अगर ये स्टेट वहां पर पहुंच जाए तो यहां पर ग्राउंड स्टेट में है और वहां पर एक्साइटेड स्टेट में है, कितना एब्जॉर्प्शन करेगा ताकि उसके लिए पहुंच जाए, तो वहां पर पीक तो आपको मिलेगा। ये इसका एक्सपेरिमेंटल आपको एक्सपेरिमेंटेशन है, आप कैसे करेंगे, तो आप सोर्स लेंगे जहां से रेडियो वेव प्रोड्यूस होंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियो वेव, यहाँ से रेडियो वेव जनरेटर, ये ऑफ ऐसा कहे, इसको जनरेटर का नाम दो कि जी ये रेडियो वेव जनरेट करता है। यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, मैग्नेट रख देते हैं, ये आपका मैग्नेट है, आप लोग ये रखें, ठीक है। तो ये मैग्नेट है हमारा, यहाँ पर इस चीज़ में हम सोल्यूशन रखेंगे, इससे क्या होगा, ये आके जब इस सोल्यूशन से पास होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो दो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दो एनर्जी लेवल, दो एनर्जी स्टेट फिर अपर एंड लोअर एनर्जी स्टेट जब इस सैंपल में प्रोड्यूस हो गई, आगे जाके डिटेक्टर आपको डिटेक्टर है और डिटेक्टर से आगे रिकॉर्ड पर आपको ये इस तरह कोई स्पेक्ट्रम मिलेगा जो आगे जाके आप लोग बड़ी तफसील के साथ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। आप टेंशन ना ले, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका समझ आएगा। अभी थोड़ा सा मैं सिर्फ इसका डायग्राम बना रहा था ताकि आप लोगों को इसका भी समझ आ जाए, ठीक है। क्या करेंगे, रेडियो वेव जनरेटर आप लेंगे, रेडियो वेव जो रेडियो वेव प्रोड्यूस करे, ऐसा कोई चीज़ हम लेंगे जो रेडियो वेव प्रोड्यूस करे, इसको सैंपल से पास करेंगे, सैंपल के साथ मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, वो से पाके डिटेक्टर पर आपको मिलेगा, डिटेक्टर से आगे रिकॉर्डर पर या रीडआउट डिवाइस पर आपको मिलेगा, ये ऐसा स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। ये एब्जॉर्प्शन है और क्या है, ये एब्जॉर्प्शन है जो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो आपको पीक देगा। तो कैसे देगा ये आगे आप लोगों ने समझना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के साथ अभी फिर से मुलाकात हो रहा है इंशाल्लाह, अभी देखेंगे। तो जो लोग जिन लोगों ने पढ़ा उनको समझ भी आया तो लाइक देना और सब्सक्रिप्शन करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पहुंचाना मत भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।